हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार एक बार फिर से आप सभी का नव बिहार पाठशाला में स्वागत करता हूं। सभी को पता है 67th बीपीएससी की पीटी 30 सितंबर को होने वाली है और बीपीएससी ने अपना कैलेंडर भी जारी कर दिया है। और जो कैलेंडर जारी किया है, अगर उस पर भरोसा किया जाए तो 8 जनवरी 2023 को 68th बीपीएससी का भी पीटी होने वाला है। तो मैंने वीडियो पीटी पे की तैयारी कैसे करनी है ये ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर रखा हूँ, आप देख सकते हैं। उसमें आप पीटी का सिलेबस भी है और कैसे क्या क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए वो भी है। लेकिन अभी बात करें तो मैंने पहले एक वीडियो डाला था कि लास्ट के दिनों में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, लास्ट 15 डेज में, लास्ट 30 डेज में आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए। उसमें मैंने यह भी बताया था कि जो आप लूसेंट और घटना चक्र जो पढ़ते हैं उससे सारी चीजें तो कंप्लीट हो जाती है, लेकिन इकोनॉमिक्स का जो सेक्शन मान के चलिए कि 10 से 12 क्वेश्चन जो इकोनॉमिक्स से आता है उसके प्रश्न में हमेशा बच्चों को डाउट होता है कि इसके प्रश्न कहाँ से आते हैं। तो उसके प्रश्न आते हैं ना तो आपको लूसेंट से, ना ही घटना चक्र से, ना ही एनसीईआरटी से। वो चीजें पढ़नी जरूरी है क्योंकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होगा, लेकिन ये जो फैक्ट्स बेस्ड इकोनॉमिक्स से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको आता है बिहार इकोनॉमिक सर्वे से। क्योंकि लोग इंडियन इकोनॉमिक सर्वे, इंडियन बजट, इन सब पे तो फोकस करते हैं, बिहार इकोनॉमिक सर्वे को कहीं ना कहीं इग्नोर कर जाते हैं। तो इसीलिए आपके जो 10 से 15 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के हैं वो सारे सॉल्व हो जाए, जो फैक्ट्स पूछे जाते हैं उन पे आप सही उसका उत्तर दे पाएं और 67th बीपीएससी पीटी में पूर्ण रूपेण सफल हो पाए। इसलिए मैं एक वीडियो लेकर आया हूं। यह आपको इसमें बिहार इकोनॉमिक सर्वे के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो जो क्वेश्चंस बनने की संभावना है, जिन जिन बिंदुओं से क्वेश्चंस आ सकता है या लगा है मुझे कि इंपॉर्टेंट है, उनको इसमें कवर करने का प्रयास किया गया है। यह वीडियो आप जरूर देखें, इससे आपको 67 बीपीएससी की पीटी में तो सहायता मिलेगी ही, साथ साथ जो आप मेंस लिखेंगे उसमें भी जीएस पेपर 2 के जो सेक्शन 2 है, जिसमें कोर इकोनॉमिक्स नहीं लेकिन इकोनॉमिक्स बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, उसमें अगर आप इसके डेटा को यूज करेंगे तो आपको मेंस में भी अच्छा मार्क्स मिलेगा। और 68 बीपीएससी जो कि 8 जनवरी 2023 को होने वाला है, और इकोनॉमिक सर्वे बिहार कब आएगा, फरवरी मार्च तक, तो उससे पहले तो आएगा नहीं। तो ये जो अभी वाला सीजन है 2021-22 वाला, ये जो इकोनॉमिक सर्वे ये आपको 68 बीपीएससी में भी हेल्प करेगा। तो आइए देखते हैं 68 बीपीएससी के लिए और 67 बीपीएससी जो 30 सितंबर को होने वाला है उसके लिए बिहार इकोनॉमिक सर्वे, जिससे आपके सारे प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे, 10 से 15 जो भी क्वेश्चंस आते हैं। साथ ही इस वीडियो के बाद मैं एक और वीडियो भी पब्लिश करूंगा जिसमें मैं बिहार स्पेशल क्वेश्चंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जो भी चीजें हैं, क्या क्या पढ़े, क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और कौन कौन से बुक्स को फॉलो करें, उस पर भी अभी तुरंत में एक वीडियो डालूंगा जिससे आपको 67 बीपीएससी पीटी में हेल्प मिलेगा। तो आइए देखते हैं बिहार इकोनॉमिक सर्वे, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 पे। क्योंकि जब हम आर्थिक सर्वेक्षण की बात करते हैं तो जो बजट, जो पैसे मैंने विभिन्न योजनाओं के लिए सरकार जो एलोकेट करती है उस पे क्या उपलब्धियां रही, क्या प्रगति रही, उस पे हम बात करते हैं। तो ये हमेशा एक साल पहले का होता है। और जो बजट की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि आने वाले वर्ष में जो हम योजनाएं चलाएंगे, जो हमने प्लानिंग किया है, उसके लिए जितने पैसे जो बजट एलोकेट किए गए हैं उस पर बात करते हैं। इसलिए बजट जो होता है वो 2022-23 होगा और आर्थिक सर्वेक्षण जो होगा वो होगा 2021-22 होगा। सबसे पहले जानते हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण होता क्या है। तो ये एक दस्तावेज है, वार्षिक दस्तावेज है, जो वित्तीय वर्ष में जो भी हमने जैसा बताया कि जो बजट एलोकेट किया गया उसकी जो उपलब्धियां हुआ इस पर तैयार किया जाता है। इसे अगर परिभाषित किया जाए तो इस रूप से परिभाषित कर सकते हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण एक वार्षिक दस्तावेज है जो अतीत की घटनाओं का वर्णन करता है, आने वाले भविष्य में जो कैसे प्लान करना है उसका पूर्वानुमान लगाता है तथा उसी के अनुरूप हमें सुझाव देता है। इसे किसके द्वारा तैयार किया जाता है? कई बार यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि इसे किसके, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण को वित्त विभाग द्वारा तैयार किया जाता है। फैक्ट्स में यह भी क्वेश्चन आता है कि इसे कब पेश किया, तो इसे पेश किया गया था 25 फरवरी 2022 में। यह बजट सत्र का प्रथम दिन था और किसके द्वारा पेश किया गया है, तो माननीय जो हमारे उप मुख्यमंत्री हैं श्री किशोर प्रसाद जी, उनके द्वारा पेश किया गया था। वो वित्त मंत्री भी हैं तो इसलिए वित्त मंत्री ही बजट को पेश करते हैं, इसलिए उनके द्वारा पेश किया गया था। पहली बार आर्थिक सर्वेक्षण को पेश किया गया था 2006-07 में। और यह जो क्रम है, इस बार का क्रम है टोटल यह 16वीं बार पेश किया गया है और इसे 13 अध्याय में बांटा गया है। तो हम एक एक अध्याय करके चर्चा करते हैं बिहार आर्थिक सर्वेक्षण को। तो सबसे पहला जो अध्याय है उसमें आप
बात करते हैं बिहार की अर्थव्यवस्था के अवलोकन का। तो बिहार की अर्थव्यवस्था का अवलोकन करते हैं तो इसमें हम लोग 4 चीजों पर देखते हैं। अगर जीएसडीपी, एनएसडीपी और इसके बाद प्रति व्यक्ति आय जो कि प्रति पर कैपिटा जीएसडीपी हो जाएगा और पर कैपिटा एनएसडीपी हो जाएगा। तो जीएसडीपी क्या होता है टर्म, इसको समझते हैं। तो इसके समझने के लिए सबसे पहले आपको जीडीपी क्या होता है इसको समझना पड़ेगा। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाकर डाला है जिसमें आर्थिक सर्वेक्षण को समझने के लिए जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जैसे जीडीपी, एनडीपी, एनएनपी, मुद्रास्फीति, आधार वर्ष, मौजूदा कीमत पर, इन सारी चीजों को मैंने वहां पर एक्सप्लेन किया है। अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको यह समझने में बहुत आसानी होगी। तो बात करते हैं जीएसडीपी। जीएसडीपी होता है ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसे हिंदी में सकल राज्य घरेलू उत्पाद कहते हैं। और इसके लिए आपको जीडीपी समझने की जरूरत है कि जीडीपी क्या होता है। जीडीपी होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो कि सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। उसमें उसका जीडीपी को इस रूप में आप डिफाइन कर सकते हैं कि किसी वित्तीय वर्ष में राजनीतिक सीमा के अंदर पैदा होने वाली सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का अंतिम मूल्य, और इसे जब राज्य के पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो फिर जीएसडीपी कह देते हैं और उसके अकॉर्डिंग भी आप जीएसडीपी को परिभाषित कर सकते हैं। तो इसमें हमें जानने की जरूरत है कि जीएसडीपी, कुल जीएसडीपी कितना रहा। कई बार ये प्रश्न डायरेक्ट पूछ दिया जाता है कि कुल जीएसडीपी बिहार का कितना रहा। तो इसे हम 2 रूप में देखते हैं। वो 2 रूप क्या है, मौजूदा कीमतों पर और स्थिर कीमतों पर। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, मौजूदा कीमतों पे जो वर्तमान में जो वस्तु सेवा का जो मूल्य है उस मूल्य पर अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो उसे हम कहते हैं मौजूदा कीमतों पे। और स्थिर कीमतों का तात्पर्य है आधार वर्ष से। हम एक वित्त विभाग एक आधार वर्ष सेलेक्ट की हुई है, उस आधार वर्ष पे उस वस्तु और सेवा की जो कीमत होती है उस पे जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसे हम कहते हैं कि स्थिर कीमतों पर जीएसडीपी कितना है। यही देश के लिए भी होता है कि मौजूदा कीमतों पर जीडीपी और स्थिर कीमतों पर जीडीपी। तो बिहार के लिए बात करते हैं। अगर मौजूदा कीमतों पर देखा जाए तो जीडीपी रहा है बिहार का 618.63 हजार करोड़ और स्थिर कीमतों पे बात करें तो ये रहा है 419.68 हजार करोड़। अब बात करते हैं एनएसडीपी पे। तो एनएसडीपी हुआ नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में इसे कहेंगे निवल राज्य घरेलू उत्पाद। एनएसडीपी को समझने से पहले आपको एनडीपी को समझना पड़ेगा जो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जो भारत देश के संदर्भ में है। इसमें क्या होता है कि जो जीडीपी है, जीडीपी से जब हम मूल्यह्रास को घटा देते हैं, जैसे अगर हम जीडीपी हुआ और इससे अगर हम मूल्यह्रास घटा दें जिसे हम लोग इंग्लिश में डिप्रिसिएशन भी कहते हैं, तो यह जो निकल के आएगा वो एनडीपी होगा। मूल्यह्रास कहने का मतलब है कि मूल्यह्रास का तात्पर्य ये हुआ कि जो टूट फूट, जैसे कि मैं एग्जांपल में ये दूंगा कि अगर मान लीजिए छोटे स्तर पे देखा जाए कि आपने 10 खिलौनों का उत्पादन किया लेकिन उसमें 2 टूट गया, तो जो ग्रॉस जीडीपी में वो 10 शामिल होगा, लेकिन जब हम एनडीपी की बात करेंगे तो उस 10 में से 2 हम घटा देंगे जो टूट गया है। इसे ही हम लोग मूल्यह्रास कहते हैं, इसे इंग्लिश में डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो अगर हम एनडीपी निकालना चाहेंगे तो जीडीपी में हम डिप्रिसिएशन हटा देंगे, हिंदी में इसे हम लोग मूल्यह्रास कहेंगे। और इसे जब हम स्टेट के संदर्भ में बात करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा एनएसडीपी, निवल राज्य घरेलू उत्पाद। और इसे भी हम लोग 2 चीजों पर देखते हैं, मौजूदा कीमतों पे और स्थिर कीमतों पे। अगेन स्थिर कीमत जो आधार वर्ष के आधार पे होगा, तो मौजूदा कीमतों पे एनएसडीपी जो है वो 566.47 हजार करोड़ है और स्थिर कीमतों पर जो है वो 379.55 थाउजेंड करोड़ है। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। अब बात करते हैं, हम देखते 2 और चीजों, मैंने बोला था कि 4 चीजें मुख्य रूप से पूछे जा सकते हैं जो इंपॉर्टेंट है। तो एक है आपका प्रति व्यक्ति जीएसडीपी और दूसरा है प्रति व्यक्ति एनएसडीपी। फिर जीएसडीपी को अगर हम नेशनल संदर्भ में देखें तो जो पर कैपिटा जीडीपी होता है उसे ही स्टेट के संदर्भ में हम लोग प्रति व्यक्ति जीएसडीपी करते हैं। तो इसमें पता है कि टोटल जो हमारा जीडीपी होता है उसमें अगर हम देश की जनसंख्या से डिवाइड करते हैं तो पर कैपिटा जीडीपी निकलता है।
स्टेट के संदर्भ में भी जो टोटल जीएसडीपी हुआ उसे आप देश की जनसंख्या से, राज्य की जनसंख्या से जब डिवाइड करेंगे तो आपका प्रति व्यक्ति जीएसडीपी निकलेगा। इसे भी हम लोग दो चीजों पर देखते हैं, मौजूदा कीमतों पे और स्थिर कीमतों पे। तो मौजूदा कीमतों पे देखा जाए तो ये है 50,555 रुपया, इससे पहले 49,272 रुपया था, इतने की वृद्धि हुई है। तो वर्तमान में मौजूदा कीमतों पर अगर पूछा जाए प्रति व्यक्ति जीएसडीपी तो आंसर हो जाएगा 50,555 रुपया। अब बात है अगर स्थिर कीमतों पे देखा जाए तो कितना हो जाएगा, 34,314 रुपया। उसी तरह प्रति व्यक्ति एनएसडीपी भी देखते हैं, तो प्रति व्यक्ति एनएसडीपी क्या हो जाएगा देश के संदर्भ में, प्रति व्यक्ति एनडीपी, उसी को हम लोग जब स्टेट के संदर्भ में देखेंगे, राज्य के संदर्भ में देखेंगे तो वो हो जाएगा प्रति व्यक्ति एनएसडीपी। तो ये वर्तमान कीमतों पर हो जाएगा 46,292 रुपया और स्थिर कीमतों पर कितना है, 31,017 रुपया। अब बात करते हैं हम लोग कि जीएसडीपी कितना परसेंट बढ़ा है। कई बार पूछा जाता है कि इस बार जो वित्तीय वर्ष रहा 2020-21 में, उसमें कितना जीएसडीपी बढ़ गया, क्योंकि हम लोग 3 साल का लेकर चलते हैं। एक बात ये भी समझने की जरूरत है, एक जो आने वाले ईयर होते हैं उसमें हम लोग बजट मनी एलोकेट करते हैं, दूसरा जो वर्ष बीत गया है उसमें उपलब्धियां और प्रगति क्या है उसका देखते हैं, और उससे एक जो पहले वाला वर्ष होता है उसमें जो हम लोग एनालिसिस करते हैं कितना परसेंट बढ़ा, उससे कंपैरिजन करते हैं। तो हमेशा 3 ईयर्स को लेकर चलते हैं, 3 साल का हम लोग इसमें देखते हैं। तो कौन कौन सा हो जाएगा, 2020-21, 21-22 और फिर 22-23। तो 22-23 के लिए बेसिकली बजट पे हम लोग फोकस करते हैं। तो अगर देखा जाए वित्तीय वर्ष 2020-21 में बिहार का जीएसडीपी कितना परसेंट बढ़ा है, तो वो हो जाएगा 2.5%। इसके बाद देखते हैं कि 3 सेक्टर हैं अर्थव्यवस्था के, मुख्य रूप से प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, जिसे कहते हैं प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। तो इसमें विभिन्न क्षेत्रों में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है उसमें बात करते हैं, और ये कब से कब तक का लिया गया है ये भी यहाँ मेंशन है। ये 2016-17 से 2020-21 तक की अवधि में जो वृद्धि दर है उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना है और वृद्धि दर कितना है वो देखते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, खनन और जो भी इन सारी चीज़ों को सम्मिलित करते हैं। और अगर उस अर्थव्यवस्था में बिहार के संदर्भ में करें, बिहार की अर्थव्यवस्था में अगर इसका योगदान है तो 19.2% है, और वृद्धि दर है कब से कब तक की अवधि में वृद्धि दर, 2016-17 से 2020-21 की वृद्धि दर तो 2.3% है। अगर द्वितीय क्षेत्र की बात करें जिसमें उद्योग धंधे, उद्यम क्षेत्र और जो इन सब चीज़ों को सम्मिलित किया जाता है, तो उसमें उसका योगदान बिहार की अर्थव्यवस्था में कितना है, 19.5%। और अगर इसका वृद्धि दर कहा जाए वह जो अवधि है उसके आधार पे तो ये 4.8% है। उसी प्रकार तृतीय क्षेत्र जो मुख्य रूप से सेवा क्षेत्र को भी सम्मिलित करते हैं, पर्यटन वगैरह शामिल होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उसका योगदान 61.2% है अर्थव्यवस्था में, और वृद्धि दर की बात करें तो 8.5% है। यानी कि अगर तीनों सेक्टर की बात करें तो सबसे ज्यादा वृद्धि दर हुआ है हमारा तृतीय क्षेत्र में, टर्शियरी सेक्टर में, और सबसे कम हुआ है प्राथमिक क्षेत्र में। एक और चीज गौर करने की बात है कि इससे पहले हमेशा ही सेवा क्षेत्र का तो योगदान सबसे ज्यादा रहता ही था, लेकिन इसके बाद कृषि क्षेत्र का रहता था, प्राथमिक क्षेत्र का रहता था। इस बार प्राथमिक क्षेत्र सबसे नीचे चला गया है, और दूसरे नंबर पर कौन आ गया है, द्वितीय क्षेत्र। तो इन सब चीजों को ध्यान दीजिएगा, इन सब से फैक्ट्स पूछे जा सकते हैं पीटी में। और आप जब मेंस में भी इकोनॉमिक्स जीएस पेपर 2 का जो सेक्शन 2 पोर्शन है उसमें आप इन सब चीजों को एज ए कोट कर सकते हैं, इससे आपके आंसर का वैल्यू बढ़ेगा, मार्क्स भी बढ़ेंगे। 2019-20 में बात करें अगर सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति जीएसडीपी वाला जिला कौन सा रहा बिहार में, तो पटना रहा है। कितना रहा है, 1.31 लाख रुपीज प्रति व्यक्ति रहा है। सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति जीएसडीपी वाला जिला पटना रहा, और अगर सबसे कम की बात करें तो ये रहा है शिवहर, मात्र 19.6 हजार रुपया प्रति व्यक्ति। आइए दूसरी स्लाइड पे चलते हैं, बात करते हैं मुद्रास्फीति दर पे। तो मुद्रास्फीति दर इंग्लिश में इसे इन्फ्लेशन रेट कहते हैं। तो इसके लिए जो टाइम पीरियड लिया गया है वो सितंबर 2020 से सितंबर 2021 के बीच में, और यह ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र के लिए अलग अलग है। ग्रामीण क्षेत्र के लिए अगर बात करें तो 2.8% रहा, और शहरी क्षेत्र के लिए बात करें तो 4.9% रहा। अब बात करते हैं, कुछ सूची है कि कई बार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में
कि किस जिला में, बिहार के किस जिला में पेट्रोल का सबसे ज़्यादा खपत होता है, किस जिला में डीजल का होता है, सबसे कम कहाँ होता है, फिर एलपीजी खपत प्रति व्यक्ति आय पे। तो ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जिस पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, उसे एक जगह ला कर रखा गया है। तो प्रति व्यक्ति आय के मामले में देखें तो मैक्सिमम की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा पटना में है, हम लोग देख चुके हैं पिछले स्लाइड में। उसके बाद सेकंड नंबर पे बेगूसराय है, थर्ड नंबर पे मुंगेर है, फोर्थ पे भागलपुर है और फिफ्थ पे रोहतास है। कई बार 2 से ज़्यादा जिला का भी पूछ लिया जाता है, इसलिए ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर मिनिमम की बात करें कि सबसे कम प्रति व्यक्ति आय कहाँ है, तो हम लोगों ने पिछले साइड में देखा है शिवहर है, लेकिन सेकंड नंबर की बात करें तो अररिया हो जाता है। यहाँ पे सेकंड नंबर पे सबसे कम प्रति व्यक्ति आय है। अब बात करते हैं एलपीजी खपत का। तो एलपीजी खपत जो है मैक्सिमम जो है आपका पटना में है, सेकंड नंबर पे बेगूसराय है। मिनिमम की बात करें तो सबसे कम खपत अररिया में है और फिर किशनगंज में है। पेट्रोल की बात करें तो मैक्सिमम फिर पटना में है और दूसरे नंबर पे मुजफ्फरपुर आता है। और अगर मिनिमम खपत की बात करें तो फर्स्ट नंबर सबसे कम जो होता है बांका में और फिर शिवहर में। डीजल की बात करें तो सबसे ज़्यादा डीजल का खपत है यहाँ पे पटना नहीं है, शेखपुरा है। शेखपुरा में सबसे ज़्यादा डीजल का खपत है और नेक्स्ट नंबर पे पटना है सेकंड में। मिनिमम की बात करें सबसे कम में तो किशनगंज में सबसे कम खपत है और उसके बाद शिवहर में। अब हम लोग बात करते हैं अध्याय सेकंड पे, जो कि है राजकीय वित्त व्यवस्था। आइए इस पे देखते हैं। तो राजकीय वित्त व्यवस्था के अंतर्गत देखते हैं कि कुल व्यय, जो कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि हमेशा पूछे कि इस बार बिहार का कुल व्यय कितना रहा। तो 2020-21 में जो कुल व्यय रहा है वो टोटल रहा है 1,65,696 करोड़। पिछले वर्ष की तुलना में कुल व्यय में 13.4% की बढ़ोतरी हुई है। और ये भी कई बार पूछ लेता है कि ये जीएसडीपी का कितना परसेंट है। अगर भारत की कुल व्यय होगा तो उससे पूछा जाए कि जीडीपी का कितना परसेंट है, लेकिन चूंकि ये स्टेट का है इसलिए यहाँ पर जीडीपी की तुलना में कहाँ लिखा गया है, जीएसडीपी। आप लोग जीएसडीपी को जीडीपी की तरह ही कंसिडर करें, क्योंकि जब हम इंडिया की बात करेंगे तो जीडीपी होगा और बिहार की बात करेंगे तो जीएसडीपी होगा। तो जीएसडीपी का 26.8% है कुल व्यय। और आपको ही पता होगा कि कुल व्यय में हम 2 टाइप के व्यय को शामिल करते हैं, एक पूंजीगत व्यय और एक राजस्व व्यय। तो पूंजीगत व्यय की बात करें तो ये है आपका 26,203 करोड़, जो कि पिछले गत वर्ष की तुलना में कितना परसेंट बढ़ा है, तो 30.5% बढ़ा है। और अगर बात करें राजस्व व्यय की तो ये है 1,39,493 करोड़, यह गत वर्ष की तुलना में 10.7% बढ़ा है। व्यय के बाद हम लोग इस बात पर बात करते हैं कि कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा व्यय किस क्षेत्र में किया गया है। तो सबसे ज्यादा जो व्यय है वो सामाजिक सेवा पर किया गया है, कितना 63,808 करोड़। यह गत वर्ष की तुलना में इसमें 10.4% की बढ़ोतरी हुई है। अब प्राप्तियां की बात करते हैं तो जिस तरह से हम लोग व्यय 2 प्रकार के से करते हैं, पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय, तो प्राप्तियां भी हमारे पास पूंजीगत प्राप्तियां और राजस्व प्राप्तियां होता है। तो टोटल प्राप्ति की बात करें तो 1,64,903 करोड़ है। और पूंजीगत प्राप्ति की बात करें तो ये 36,735 करोड़ है। और राजस्व प्राप्तियां 1,28,168 करोड़। अब बात करते हैं कि बकाया कितना है, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है बकाया की बात करते हैं कि जीडीपी का इतना % बकाया हो गया है, ये चल रहा है, इस पर कई तरह के विवाद भी होते हैं। तो इससे भी कई बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो बिहार सरकार की कुल बकाया देनदारी जो वर्ष 2020-21 में रही है वो रही है 2,27,196 करोड़ रुपया, जो कि बिहार के जीएसडीपी का 36.7% है। और यह एक जगह टेबल दिया हुआ है जिसमें आपको राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा के बारे में बताया हुआ है। यह गत वर्ष में कितना था और इस वर्ष में कितना रहा, ये दोनों डाटा यहाँ दिया हुआ है। आप सभी को राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा अगर समझने में कुछ समस्या हो रही है तो पहले जो वीडियो मैंने डाला है जिसमें इसे अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया उसे देख सकते हैं। यह 2019-20 में 1784 करोड़ रहा राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा 14,725 करोड़ रहा, प्राथमिक घाटा 3,733 करोड़ रहा। राजस्व घाटा 2020-21 में 1784 करोड़ से बढ़ के 11,325 करोड़ हो गया। उसी तरह राजकोषीय घाटा जो है यह भी
14,725 करोड़ से बढ़ के 29,827 करोड़ हो गया और प्राथमिक घाटा भी 3,733 करोड़ से बढ़ के 17,343 करोड़ हो गया, यानी कि घाटे में कहीं ना कहीं वृद्धि हुई है। बात करते हैं अब अध्याय 3 पे, जो कि कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र से है। इस क्षेत्र में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन किए हैं उसमें यही है कि इस क्षेत्र का योगदान जो रहा है वो 18.7% रहा है। खाद्यान्न उत्पादन में 163.80 लाख टन का पर्याप्त रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। दुग्ध उत्पादन की बात करें तो 2019-20 में जहां ये 104.83 लाख टन था, वही 2020-21 में ये बढ़ के 115.01 लाख टन हो गया है। विभिन्न क्षेत्रों में अगर और भी कई क्षेत्र हैं जैसे सहवर्ती क्षेत्र, पशुधन क्षेत्र, मत्स्य पालन क्षेत्र, तो उसमें 2016-17 से लेके 2020-21 के दौरान कितना वृद्धि रहा है उस चीज को एक जगह दिया गया है। तो कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र में वृद्धि दर 2.1% रहा। पशुधन क्षेत्र में अगर वृद्धि देखा जाए तो 10% रहा। मत्स्य पालन क्षेत्र में वृद्धि दर 7% रहा। जैविक कृषि की भी बात चल रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार में बिहार सरकार जैविक कृषि पर फोकस कर रही है और इसके लिए कई जिलों को मिलाकर एक जैविक कृषि पट्टी बनाई जा रही है। तो यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कितने जिलों को उसमें शामिल किया गया है, तो उसमें शामिल किया गया है 13 जिलों को। अगर बात करते हैं मुख्यमंत्री बागवानी विकास योजना की, तो इसमें कितने जिलों को शामिल किया गया है, तो 15 जिलों को। इसके बाद कृषि कर्मण पुरस्कार बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि बिहार 5 बार कृषि कर्मण पुरस्कार जीत चुका है और जो लास्ट टाइम जिसको मिला है बिहार को वो 2017-18 में मिला है गेहूं के लिए। सबसे पहली बार कब मिला है, 2011-12 में मिला है चावल के लिए, 2012-13 में मिला है गेहूं के लिए, 2015-16 में मिला है मक्का के लिए, फिर 16-17 में भी मक्का के लिए मिला है और लास्ट में 2017-18 में गेहूं के लिए मिला है। अब देखते हैं बिहार के कुल भू क्षेत्र में कुछ कुछ चीजों का कितना प्रतिशत है, क्योंकि इस टाइप के भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं पहले कि शुद्ध बुआई क्षेत्र कितना प्रतिशत है बिहार में। तो अगर शुद्ध बुआई क्षेत्र की बात करें तो 54.2% है। कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, उपलब्ध नहीं अनुपलब्ध भूमि कितना है, तो ये आपको है 23.1%। पड़ती भूमि का प्रतिशत अगर पूछेगा तो 12.7% है और वन भूमि की बात करेगा तो 6.6% है। लेकिन यहाँ पर एक बात गौर करने वाली है कि वन भूमि से अगर रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आप लोग ध्यान देते कि आर्थिक सर्वेक्षण के अकॉर्डिंग पूछ लिया कि आर्थिक सर्वेक्षण के अकॉर्डिंग वन भूमि कितना है, तो 6.6%। लेकिन अगर वन रिपोर्ट जो रिसेंटली आया है उसके अकॉर्डिंग पूछा जाए तो वो 6.6% नहीं है, 7% के लगभग में, उससे कुछ ज्यादा है। तो आप इन चीजों को ध्यान दें कि प्रश्न में किसके अकॉर्डिंग वन भूमि के बारे में पूछा गया है। तो आर्थिक सर्वेक्षण में 6.6% है, मैंने साइड में लिख दिया है कि वन रिपोर्ट में विन है। इसके बाद फसल गहनता या सघनता की बात करें तो सबसे ज्यादा फसल सघनता है शिवहर में और अगर सबसे कम कहा जाए तो गया जिला में है। अब बात करते हैं कि फल और फूल के उत्पादन से लेके बात करते हैं तो 20-21। अब बात करते हैं कि फल और फूल के उत्पादन से लेके बात करते हैं तो 20-21 में अगर कुल फल की बात कहा जाए तो 3 जो ऐसे फल जिसका सबसे ज्यादा उत्पादन हुआ है वो है आपका केला, आम और अमरूद। तो केला की बात करें तो 19.8 लाख टन का उत्पादन हुआ है, आम की बात करें तो 15.5 लाख टन और अमरूद की बात करें तो 4.3 लाख टन का उत्पादन हुआ है। अगर कुल फल उत्पादन की बात करें हम लोग तो 50.2 लाख टन है। कुल फूल उत्पादन की बात करें तो 11.14 हजार टन है और कुल सब्जी उत्पादन की बात करें तो 179.0 लाख टन है। अब बात करते हैं अध्याय 4 की, जिसमें उद्यम क्षेत्र पे हम लोग बात करेंगे। तो देखिए उद्यम क्षेत्र जैसे शब्द से ही लग रहा है मुख्य रूप से उद्योग पे जो फोकस है ये अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में आता है। और अगर 2015-16 से 19-20 के बीच सकल राजकीय मूल्यवर्धन में अगर औद्योगिक क्षेत्र का योगदान देखा जाए तो वर्ष 2019-20 में ये कितना परसेंट रहा है, 20.1%। तो यह घटा है क्योंकि पहले 20.3% से ये 20.1% हो गया है। भारत का भी घटा है, भारत का भी 31.6% से 29.6% हो गया है। अगर हम लोग बात करें पर्यटन, पर्यटन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्षेत्र है। इस क्षेत्र में अगर कहा कि कितने पर्यटक बिहार में आए हैं तो 2 टाइप के पर्यटक में हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं, देशी और विदेशी।
तो 2020 में अगर बात करें तो देशी पर्यटकों की संख्या कुल कितनी रही है, 56.4 लाख, और विदेशी पर्यटकों की बात करें तो 3 लाख। अगर कुल पर्यटक पूछा जाए तो ये हो जाएगा आपका 59.5 लाख। 3 सर्वाधिक आकर्षक उद्योग की अगर बात करें तो वो बिहार में कौन कौन सी है, इथेनॉल है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है और नवीकरणीय ऊर्जा उद्योग है। इथेनॉल के बारे में आप लोगों को पता ही है कि बिहार भारत का पहला राज्य है जो इथेनॉल पॉलिसी लाया है, तो इससे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ उद्योग संकुल। संकुल कहने का मतलब है कि छोटे छोटे वहां पे उद्योग बना के एक संकुल क्षेत्र बना देना ताकि वो अन्य क्षेत्रों को भी पोषित कर सके और वहां पे एक उद्योग, एक इंडस्ट्रियल हब के रूप में एस्टेब्लिश हो सके। तो प्रस्तावित कुछ उद्योग संकुल है जिसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो मखाना संकुल प्रस्तावित है कहाँ, सुपौल जिले में। सैनिटरी पैड संकुल प्रस्तावित है लोदीपुर, सबौर और भागलपुर में। अपरेल वस्त्र को कहते हैं अपरेल पार्क, ये कहाँ प्रस्तावित है, बिहटा में, पटना जिला में। लेदर गुड्स कॉम्प्लेक्स कहाँ प्रस्तावित है, तो मुजफ्फरपुर में। इसके बाद बात करते हैं कुछ नीति पे जैसे बिहार सरकार ने लाया है जो कि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, पीटी मेंस और इंटरव्यू तीनों के लिए। तो बात करते हैं बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति 2020 की। तो इसका क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जा रहा है, कई बार यह भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है कृषि विभाग की बिहार बागवानी विकास समिति द्वारा। इसमें बेसिकली क्या है कि मखाना, फल, सब्जी, शहद, औषधि, सुगंधित पौधे, मक्का, चाय और बीज जैसे उद्योगों को प्रोत्साहन करना के लिए राशि प्रदान करना। इसके बाद एक और पॉलिसी लाया गया है ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021। इसमें क्या है कि राज्य में जो ऑक्सीजन को उत्पादन बढ़ाना है, आपको पता है कि कोरोना के टाइम हम लोगों ने देख लिया है कि ऑक्सीजन की क्या उपयोगिता है, तो उस संदर्भ उसको ध्यान में रखते हुए ऑक्सीजन को उत्पादन बढ़ाना इसका लक्ष्य है। और साथ ही इसके लिए जो विनिर्माण इकाइयों में निवेश को प्रोत्साहन देना है, इसको स्थानीय क्षमता तैयार करके कि ताकि यहाँ बिहार को ऐसे विषम परिस्थिति में ऑक्सीजन के लिए दिक्कत ना हो या किसी और अन्य राज्य पे निर्भर न रहना पड़े। अगला नीति की बात करें तो एक बिहार स्टार्टअप नीति 2017 है, यह भी देख लीजिएगा। इसमें क्या है कि स्टार्टअप के लिए कई क्राइटेरिया के बीच में फंड प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि लोग अपना स्टार्टअप कर सके और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो लक्ष्य है उसका पूरा कर सके। इसके बाद बात करते हैं चीनी मिलों की। तो ऐसे बिहार में 11 चीनी मिलें थी, लेकिन 2020-21 में जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग 10 चीनी मिलें ही कार्यशील अवस्था में है। 11 चीनी मिलों में से 2020-21 में 10 चीनी मिलें ही कार्यशील अवस्था में है। चीनी का प्राप्ति दर जो 2020-21 में मेंशन है वो 10% है, 10% है। देश में जितना भी ईख पैदा होता है उसमें बिहार में जितना ईख पैदा होता है, बिहार का ईख का प्रतिशत देश में कितना है, 3.5% है। इसके अलावा चाय के उत्पादन बात करें जो मुख्य रूप से बिहार के किशनगंज जिला में होता है, तो कितना आर्थिक सर्वेक्षण में मेंशन है, 4000 टन। अध्याय 5 है श्रम, रोजगार और प्रवासन से संबंधित है। इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बेरोजगारी दर पे, क्योंकि ये बेरोजगारी का मुद्दा बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है और आजकल सारे एग्जामिनेशन में ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। मैं पहले भी कहा हूं कि ये सिर्फ बीपीएससी 67 पीटी के लिए ही नहीं, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और इधर जितने भी एग्जामिनेशन है, बिहार एसएससी हुआ, सीडीपी हुआ, सब में आप लिख सकते हैं। मेंस में इसको आप कोट कर सकते हैं, अपने आंसर राइटिंग का वैल्यू बढ़ा सकते हैं। तो बात करते हैं बेरोजगारी दर की। तो ये 2019 से 20 के बीच का आंकड़ा है। इसको मैंने अलग टेबल में अलग अलग रूप में दिखाने का प्रयास किया है, जैसे ग्रामीण क्षेत्र में क्या है, शहरी क्षेत्र में क्या है और समग्र में क्या है। तो अगर बात करते हैं हम बिहार का, और बिहार का कंपैरिजन हमने भारत के साथ किया है, तो बिहार में अगर ग्रामीण क्षेत्रों को देखें तो ग्रामीण क्षेत्र में पुरुष, महिला और ओवरऑल जो व्यक्ति के बीच में जो डिफरेंस है वो यहाँ पे दिखाया गया है। तो बिहार में पुरुष के बीच में जो बेरोजगारी दर है ग्रामीण क्षेत्र में वो 5.8% है, लेकिन वही भारत में तुलना करें ग्रामीण क्षेत्र में पुरुषों के बीच में तो 5% है। तो यहाँ बिहार के ग्रामीण क्षेत्र में पुरुषों का बेरोजगारी दर भारत में ग्रामीण क्षेत्रों के पुरुषों के बेरोजगारी दर से अधिक है। अगर महिला की बात करें तो बिहार में ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं का बेरोजगारी दर भारत में ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं की बेरोजगारी दर से कम है, क्योंकि बिहार में 0.6% है ओनली और भारत में ये 2.8% है। अगर ओवरऑल देखें तो बिहार में ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी दर 5.2% है और भारत में 4.3% है, तो इसमें बिहार में ज़्यादा है। अब शहरी क्षेत्र की बात करें तो शहरी क्षेत्र में पुरुषों की जो बेरोजगारी दर है बिहार में वो 8.9% है,
लेकिन अगर भारत में देखें तो 6.8% है। वही अगर महिलाओं का तुलना करें तो बिहार में शहरी क्षेत्र में महिलाओं की बेरोजगारी दर 12.6% है और भारत में ये 9.4% है। ओवरऑल देखें शहरी क्षेत्र के लिए तो बिहार में ओवरऑल शहरी क्षेत्र में बेरोजगारी दर 9.3% है और भारत में 7.4% है। तो ओवरऑल में देखिए बिहार में ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र दोनों में भारत के औसत से अधिक है। अब अगर समग्र देखा जाए, ग्रामीण शहरी का हटा दिया जाए और ओवरऑल देखा जाए तो बिहार में पुरुषों की बेरोजगारी दर 6.2% और भारत में 5.5%। अगेन महिला का क्या है 1.8% है बिहार में और भारत में 4.5% है। और समग्र में अगर देखी जाए ओवरऑल में तो 5.7% बिहार में और 5.2% भारत में। तो यहाँ भी बिहार का बेरोजगारी दर अधिक है। अब बात करते हैं हम बिहार में वर्ष 2019-20 में कितने परसेंट पुरुष स्वनियोजित थे। स्वनियोजित से तात्पर्य है जो खुद से नियोजित, किसी और पे डिपेंडेंट नहीं। तो उस पर ये देखना होगा कि संपूर्ण भारत का जो औसत है और बिहार में कितना है। अगर उसकी बात करते तो बिहार में जो पुरुष स्वनियोजित है उसका प्रतिशत है 59.9% और ये भारत में जितना औसत है उससे ये 5.9% अधिक है। अब बात करते हैं बिहार में अनियमित श्रमिक जो है उसका प्रतिशत कितना है। तो अनियमित श्रमिक का जो प्रतिशत है, जो नियमित नहीं है मतलब परमानेंट नहीं है, कभी उनके पास रोजगार है कभी नहीं है, तो वैसे प्रतिशत को अगर देखा जाए तो बिहार में 30.8% है। और अगर संपूर्ण भारत की तुलना से करें हम तो संपूर्ण भारत के स्तर से ये 9.5% अधिक है बिहार में। अब ग्रामीण क्षेत्र की बात करें, ग्रामीण बिहार में पुरुषों के लिए श्रम शक्ति सहभागिता दर क्या है, ये पीटी में इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो वह सहभागिता दर है 75.4%। और अगर संपूर्ण भारत में देखें कि एवरेज कितना है और उससे बिहार में कम है या ज़्यादा है, तो वो है संपूर्ण भारत के औसत से 6.1% कम है। अब बात करें महिलाओं के लिए, अगर देखें सहभागिता दर, ये बात हम लोग कर रहे हैं ग्रामीण बिहार के लिए, तो ग्रामीण बिहार में पुरुषों के लिए देख लिए। अगर महिलाओं के लिए देखें तो महिलाओं के लिए सहभागिता दर कितना है 9.8%। अब है कि जैसे सबको पता है ओवरऑल अर्थव्यवस्था के जो 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, हम लोगों ने पहले वाले पार्ट में ये देखा है कि प्राथमिक क्षेत्र में जैसे अगर उसका योगदान देखें तो 19.2%, फिर 19.5%, फिर 61.3% अराउंड था। लेकिन वो तो योगदान है, उसमें कितने परसेंट लोग इन्वॉल्व हैं ये देखने की बात करें तो यहाँ पर देखते हैं उसमें रोजगार में लगे लोगों का प्रतिशत, यह वर्ष 2019-20 के अकॉर्डिंग का डेटा है। तो प्राथमिक क्षेत्र में देखें तो 47.1% बिहार के लोग इन्वॉल्व हैं। द्वितीय क्षेत्र में देखें तो 23.9% लोग रोजगार में लगे हुए हैं और तृतीय क्षेत्र में देखें तो 29.0% है। इस डेटा का प्रयोग आप मेंस में भी लिख सकते हैं जब आपको आय विषमता पे क्वेश्चन आए या फिर ये क्वेश्चन आए कि क्यों एक मतलब गरीब होते जा रहे, इस टाइप से कुछ भी अगर सोशल इशू पे क्वेश्चन आए तो उस पर आप ये लिख सकते हैं, ये देख सकते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो लोग लगे हुए हैं रोजगार, जो सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार प्रदान कर रहा है वो प्राथमिक क्षेत्र है, लेकिन अर्थव्यवस्था में उसका योगदान बहुत सबसे कम है। सेकेंड क्षेत्र में सबसे ज्यादा जो लोग लगे हुए हैं वो तृतीय क्षेत्र वाले हैं 29.0%, इसका सबसे ज्यादा है 61%। तो ये कहीं ना कहीं आय विषमता को दर्शाता है। तो आप मेंस के क्वेश्चन में भी इस टाइप के डेटा को कोट कर सकते हैं। अब बात करते हैं 2019-20 में श्रमिकों की औसत मजदूरी या वेतन कितनी थी, ये बिहार के लिए बात कर रहे हैं। तो इसमें देखिए बिहार के जो श्रमिकों की औसत मजदूरी या वेतन का है तो ये 15,100 रुपीज़ था। और अगर हम बात करें बिहार में पुरुष जो अनियमित श्रमिक है उनका औसत दैनिक मजदूरी दर और जो महिला है अनियमित श्रमिक उनका मजदूरी दर, और इसका हम लोग तुलना करेंगे भारत से। तो बिहार में अगर पुरुषों के बीच में जो अनियमित श्रमिक हैं उनकी औसत दैनिक मजदूरी कितनी है 320 रुपये, लेकिन अगर भारत से तुलना किया जाए तो भारत में और कम है 317 रुपये। तो बिहार में ये थोड़ी अधिक है। उसी प्रकार बिहार में महिला अनियमित श्रमिक की औसत दैनिक मजदूरी दर कितनी है 239 रुपये, और अगर भारत में बात किया जाए तो ये 201 रुपये है। तो ये हमें देखने को मिल रहा है कि जो पुरुष या महिला दोनों ही जो अनियमित श्रमिकों की औसत दैनिक मजदूरी दर है वो बिहार में भारत की तुलना में थोड़ी अधिक है। अब देखते हैं भारत में अगर सबसे कम महिला श्रम शक्ति सहभागिता दर है तो वो कहाँ दर्ज हुई है, वह दर्ज हुई है आपको बिहार में।
अब बिहार में दर्ज हुई है तो ग्रामीण क्षेत्र के लिए कितनी दर्ज हुई और शहरी क्षेत्र के लिए कितने, तो ग्रामीण क्षेत्रों में ये दर्ज हुई है 9.8%, शहरी क्षेत्रों के लिए 8.9%। क्या है ये, महिला श्रम शक्ति सहभागिता दर भारत के सभी राज्यों में बिहार में सबसे कम है ये। बिहार में निर्भरता अनुपात, सबसे पहले जानिए निर्भरता अनुपात है क्या, तो निर्भरता अनुपात है श्रमिकों के साथ गैर श्रमिकों के अनुपात को हम लोग कहते हैं निर्भरता अनुपात, और यह बिहार में निर्भरता अनुपात कितना है 62%। इसे अगर ग्रामीण और शहरी में देखा जाए, शहरी निर्भरता अनुपात और ग्रामीण निर्भरता अनुपात, तो ग्रामीण निर्भरता अनुपात आपका है 63.0% और शहरी आपका 54.7%। अब देखते हैं हम लोग महिला श्रमिकों के लिए बिहार में जो रोजगार देता है, जो क्षेत्र जिन जिन क्षेत्रों में बिहार में महिलाएं रोजगार प्राप्त करती हैं, तो वो किन क्षेत्र में सबसे अधिक प्राप्त करती है। अगर कहीं ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो हम लोग ये देखते हैं, कृषि, वानिकी और मत्स्य खेत में 74.5% महिलाएं बिहार की रोजगार प्राप्त करती है, 74.5%। इसके बाद मात्र 7% जो कि द्वितीय नंबर पे आता है, बिहार की महिलाएं रोजगार प्राप्त करती हैं शिक्षा के क्षेत्र में। उसके बाद जो तृतीय नंबर पे आता है वो 6.2% है, वह रोजगार कहाँ प्राप्त करती हैं, थोक एवं खुदरा व्यापार के क्षेत्र में। अब बात करते हैं नियमित वेतन या वेतनभोगी पुरुष श्रमिकों का अनुपात, तो वो कितना है बिहार में 9.7% है और वो भारत में सबसे कम है। कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। कोविड-19 के दौरान राज्य सरकार ने प्रत्येक निर्माण श्रमिक के लिए कितने रुपए अनुदान की घोषणा की थी, ऐसे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं प्रीलिम्स में, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 2000 रुपये की, 2000 रुपये अनुदान की घोषणा की थी। अब बात करते हैं 31 अगस्त 2020 तक कितने पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बीच कितने रुपये का वितरण किया गया, तो टोटल कितने पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बीच में वितरण किया गया है 11,07,696 पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बीच 221.54 करोड़ रुपए का वितरण किया गया है। अब अंतरराष्ट्रीय प्रवास की बात करें तो इसमें ये देखते हैं कि बिहार के किस जिले से सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय प्रवास हो रहा है, और ये हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कितना ज्यादा पासपोर्ट बन रहा है किस जिले से। तो सर्वाधिक पासपोर्ट जो बना है वो बना है सिवान से, और उसके बाद अगर नंबर आता है तो पटना और गोपालगंज का नंबर आता है। तो इस तरह से अंतरराष्ट्रीय प्रवास में सर्वाधिक अगर कहा जाए तो कौन है, सिवान। अब देखते हैं अध्याय 6। अध्याय 6 है अवसंरचना एवं संचार। तो अवसंरचना एवं संचार में क्या है, 2011 और 21 जो पिछला जो दशक हुआ, 2022 चल रहा, तो हम लोग गत दशक की बात करते हैं, तो उसमें देश में परिवहन, भंडारण एवं संचार के क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि किस राज्य में हुई है, तो बिहार में हुई, और कितने परसेंट की हुई है, तो 10.7% की वृद्धि दर्ज की गई है। अब बात करते हैं बिहार में कुल NH कितना है, तो कुल NH की संख्या जो बिहार में है वो 58 है, और अगर इसकी लंबाई पूछ ली जाए तो लंबाई है सितंबर 2021 तक 5,947 किलोमीटर। बात करते हैं प्रति 1000 किलोमीटर स्क्वायर जो भौगोलिक क्षेत्र पर सड़क या पथ घनत्व की, तो बिहार का स्थान पूरे भारत में तीसरा है, और कितना है, तो 3086 किलोमीटर है। ये क्या है, पथ घनत्व है 1000 किलोमीटर स्क्वायर भौगोलिक क्षेत्र में पथ घनत्व जो 3086 किलोमीटर है बिहार में, वो 3rd नंबर पे है। फर्स्ट नंबर केरला का आता है और 2nd नंबर वेस्ट बंगाल का आता है। अब बात करते हैं कि प्रति लाख आबादी पर, एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये भौगोलिक क्षेत्र पर सड़क पर पथ घनत्व बिहार इंडिया में 3rd है, लेकिन क्वेश्चन अगर ये बन जाए कि प्रति लाख आबादी पर बिहार में पथ घनत्व कितने पोजीशन पे है, तो 3rd नहीं लिखिएगा, ये सबसे लोएस्ट है। इसमें बिहार में सबसे कम है, प्रति लाख आबादी पर बिहार में अगर पथ घनत्व कहा जाए तो सबसे कम है। यह 1000 किलोमीटर स्क्वायर भौगोलिक क्षेत्र पर अगर पथ घनत्व कहा जाए तो भारत में तीसरा पोजीशन है, बट अगर जनसंख्या की बात किया जाए प्रति लाख आबादी पर तो सबसे कम है, ध्यान देने की जरूरत है। अगर नेशनल हाईवे की संपूर्ण भारत में जितनी लंबाई है और बिहार में जितनी लंबाई है, उस बिहार में कितना प्रतिशत है संपूर्ण भारत का, अगर ये क्वेश्चन आए तो ये 4% है। और NH की सर्वाधिक लंबाई बिहार के किस जिले में है, तो पटना में है, कितना है 506 किलोमीटर। अगर सबसे कम कहा जाए तो कितना कहाँ है, शिवहर में मात्र 22 किलोमीटर। अब बात करते हैं रेलगाड़ी पथ या रेल मार्ग की लंबाई का, तो मार्च 2020 तक
मार्च 2020 तक बिहार में रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? 3794 किलोमीटर। अगर इंटरनेट ग्राहकों की कुल संख्या के बारे में पूछा जाए तो कितनी है बिहार में? 5.5 करोड़, 5.5 करोड़। और दूरभाष घनत्व के बारे में पूछा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा 53.69। क्यों? ये कुछ स्मॉल फैक्ट से इस पर पीटी पे डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए इसे यहाँ पे मेंशन किया है। अब कुछ योजनाओं के बारे में जान लेते हैं। जैसे मुख्यमंत्री कुशल श्रमिक उद्यमी क्लस्टर योजना है, इसके तहत क्या होने वाला है? तो इसके तहत राज्य सरकार ने शहद, रेडीमेड अनाज आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में समूहों की स्थापना के माध्यम से 5 जिलों, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कौन से वो 5 जिले हैं, तो वो 5 जिले कौन कौन से हैं? गया है, मुजफ्फरपुर है, नवादा, शिवहर और सीतामढ़ी है, उसको प्रोत्साहित किया गया है। तो पूछा जा सकता है इस जो मुख्यमंत्री कुशल श्रमिक उद्यमी क्लस्टर योजना के तहत किन 5 जिलों को प्रोत्साहित करने की बात की जा रही है? तो वो गया, मुजफ्फरपुर, नवादा, शिवहर और सीतामढ़ी हो जाएगा। इसके बाद अगर बात करें सड़क की कुल लंबाई, अगर टोटल जो सड़क का लेंथ है उसमें देखा जाए अग्रणी जिला, तो अग्रणी के साथ साथ सेकंड नंबर में कभी कभी पूछ जाता है, तो फर्स्ट पे आप लोग को मतलब अनुमान लगा ही सकते हैं पटना है, और सेकंड नंबर पर क्या हो जाएगा? गया। अगली जो योजना है वो है मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना। और मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना का आरंभ क्यों किया गया है, इसके तहत क्या जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो जाने। तो इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जो साल भर जहां पे सड़क की सुविधा उपलब्ध नहीं रहती वहां सालों भर सड़क की सुविधा उपलब्ध करवाना। इतना तो आप लोग जो योजना का नाम है उससे ही अनुमान लगा सकते हैं। इसके बाद इसमें जो एक स्मॉल जो फैक्ट है वो ये है कि इसके तहत 25 लाख रुपए तक का व्यय करने वाले पुलों का निर्माण का दायित्व सौंपा जाता है। यानी इससे ज्यादा नहीं, जो छोटे छोटे पुल पुलिया होता है ना, जो बरसात के टाइम में टूट जाता है और कुछ ग्रामीण क्षेत्र का खत्म हो जाता है, जैसे अभी सीमांचल के क्षेत्र में बाढ़ आया हुआ है, तो वहां पे कई ग्रामीण और कई प्रखंड छोटे छोटे क्षेत्रों में ऐसा मिलता है, तो उन क्षेत्रों को हमेशा संपर्क उपलब्ध कराने के लिए इस योजना को शुरुआत किया गया है। अब बात करते हैं अध्याय 7 पे। अध्याय 7 जो है ऊर्जा क्षेत्र से रिलेटेड है, और ऊर्जा क्षेत्र से प्रश्न आते रहे हैं। जैसे पहले पीटी में ऐसे प्रश्न आए हैं कि प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत कितना है, टोटल ऊर्जा खपत कितना है, टोटल ऊर्जा क्षमता कितना है। तो ये सब कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं ताकि अगर उससे क्वेश्चन बनते हैं तो हम सही से उसका आंसर दे सके। तो बात करते हैं सबसे पहले कि पिछले 7 वर्षों में बिहार में कितने % की वृद्धि हुई है ऊर्जा क्षेत्र में। तो ये आपका है 12.9% की वृद्धि हुई है। अगर ऊर्जा खपत देखा जाए कितना है, तो 2020-21 के अकॉर्डिंग अगर पूछे तो 350 किलोवाट पर आवर है। लेकिन कभी कभी बीपीएससी आप देखेंगे होंगे इस बार जो एग्जाम कैंसिल हुआ कि ये बहुत पुराने फैक्ट्स भी पूछ लेती है। तो 19-20 भी देखा जाए तो अगर 19-20 के अकॉर्डिंग पूछे तो ये 332 किलोवाट पर आवर है। कुल विद्युत क्षमता की बात करें तो कुल विद्युत क्षमता भी 3 इयर्स का यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है ताकि बीपीएससी कभी कभी पूछ सकती है। पिछले 1.5 सालों से एग्जाम नहीं हुई है तो 2 बिहार इकोनॉमिक सर्वे तो ऐसे ही आ गए हैं, 21-22 और 20-21। तो इसके अकॉर्डिंग अगर 20-21 में कुल विद्युत क्षमता बिहार का देखा जाए तो कितना है? 6422 मेगावाट। अगर ये बात करें 19-20 में पूछा जाए तो 19-20 के अकॉर्डिंग है ये 6073 मेगावाट। अगर 18-19 की पूछा जाए तो 4767 मेगावाट। इसके बाद बात करते हैं 2019-20 में कोयला आधारित ताप विद्युत में वृद्धि दर कितनी थी। तो इसमें कोयला आधारित ताप विद्युत में वृद्धि दर है 21.7% की। लेकिन यही अगर जल विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा में देखा जाए तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे ज्यादा अगर वृद्धि दर है तो नवीकरणीय ऊर्जा में है 58.0% और जल विद्युत में कितना है? 50.6%। तो इस फैक्ट को पीटी के व्यू से याद करना, साथ साथ मेंस में भी अगर नवीकरणीय ऊर्जा पे अगर क्वेश्चन आ जाए बिहार के संदर्भ में तो आप इस डेटा को दे सकते हैं। इससे आपका आंसर का वैल्यू एडिशन हो जाएगा। इसके बाद बात करें कुल अगर लघु जल विद्युत परियोजना बिहार में कितनी है तो वो है 13। बात करते हैं अध्याय 8 पे। अध्याय 8 जो है ग्रामीण विकास से संबंधित है। ग्रामीण विकास पे बात करें तो देखते हैं सबसे पहले कि 2020-21 में बिहार में जॉब कार्ड धारक की संख्या कितनी थी। तो ये है 187.5 लाख। और एक जल जीवन 5 करोड़ हरियाली कार्यक्रम है। इसमें क्या है कि 2021-22 में 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। आप लोग सबको पता है कि जल जीवन हरियाली कितना इंपॉर्टेंट है, हमेशा ही पेपर में चर्चा में बना रहता है। ऐसे कब शुरू किया गया ऐसा क्वेश्चन ही पूछा जा सकता है। तो इसे शुरू किया गया है आपको 2019 में। अब बात करते हैं हरित जीविका हरित बिहार मिशन 1.5 क्या है। तो 1.5 से समझ जाइए 1.5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है। लेकिन कब तक है लक्ष्य? तो वही 2021-22। इसमें भी 5 करोड़ लगाने का लक्ष्य कब तक है? 2021-22 में। अब बात करते हैं दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार 2022
22 जो है 2020 जो है किस जिला परिषद को दिया गया, तो ये दिया गया है औरंगाबाद जिला परिषद को। नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार किसे दिया गया है, तो ये भी किसी न किसी ग्राम पंचायत या ग्राम सभा को दिया जाएगा। तो ये किसे दिया गया है, मोतीपुर ग्राम पंचायत जो कि रोसड़ा ब्लॉक में है, और रोसड़ा ब्लॉक किस डिस्ट्रिक्ट में है, समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में है। करते हैं ग्राम पंचायतों द्वारा सौर स्ट्रीट लाइट योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है, ये सब जानते हैं, लेकिन किस कार्यक्रम के तहत किया जा रहा है, तो ये है स्वच्छ गांव समृद्ध गांव। और स्वच्छ गांव समृद्ध गांव की जब बात आती है तो ये जो कार्यक्रम है किसके तहत चलाया जा रहा है, 7 निश्चय पार्ट 2। आप देखे होंगे 7 निश्चय 1, 7 निश्चय 2, दो जो योजना है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके तहत 7 कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और उसके तहत 7 के अलग अलग उद्देश्य हैं। उसी 7 निश्चय पार्ट 2 में एक योजना है स्वच्छ गांव समृद्ध गांव। उसी योजना के तहत सौर स्ट्रीट लाइट जो है की योजना चलाई जा रही है, याद रखिएगा आप लोग। बात करते हैं अध्याय 9 पे। अध्याय 9 है नगर विकास से संबंधित, और इसमें अगर देखा जाए कि बिहार में शहरीकरण का स्तर अब कितना हो गया है, तो यह हो गया है 15.3%। पहले कितना था, जो 2011 का जो जनगणना हुआ था उसके अकॉर्डिंग ये मात्र 11.3% था, और अब यह बढ़ के 15.3% हो गया है। पटना में भी जो शहरीकरण का क्षेत्र है उसमें भी वृद्धि हुई है, और वो डेटा क्या है, 44.3%। बात है एक इंपॉर्टेंट फैक्ट लगा, क्योंकि अभी शौचालय निर्माण पे बिहार सरकार बहुत फोकस कर रही है, और भारत सरकार की भी एक जो महत्वाकांक्षी योजना है स्वच्छ भारत मिशन, उसके तहत भी। तो सितंबर 2021 तक बिहार में कितने शौचालय का निर्माण कराया गया, तो ये डेटा क्या है, 4.1 लाख। अगला जो अध्याय है अध्याय 10 बैंकिंग और सहवर्ती क्षेत्र में है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। 2020-21 में बिहार में प्रमुख बैंकों की कुल कितनी नई शाखाएं खोली गई। प्रमुख बैंकों की बात करेंगे तो 270, लेकिन अगर बात करेंगे 2020-21 तक अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों की नई शाखाएं की कुल संख्या कितनी है, तो 5450। बिहार के बैंकों में अगर सर्वाधिक एनपीए देखा जाए, एनपीए क्या है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट है। अगर आप कोई लोन लेते हैं और जब उसका जो टाइम पीरियड खत्म होता है उसके बाद भी इंटरेस्ट जो आपको चुकाना होता है वो आप 3 महीने तक अगर नहीं चुकाते हैं तो फिर वो आपका एनपीए बन जाता है। और वो एनपीए क्या है, अगर सबसे ज्यादा एनपीए देखा जाए तो कितना है, किसका है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का है बिहार में। और 2021 में बिहार का समग्र एनपीए कितना है, टोटल एनपीए कहा जाए तो भारत के रेस्पेक्ट में है 11.8%। बात करते हैं अध्याय 11 मानव विकास की। इसमें देखते हैं हम लोग जो मानव विकास जो अध्याय 11 में, इसमें देखते हैं कि बिहार में 2021-22 में कार्यशील आबादी जो कि 15 से 59 वर्ष मानी जाती है कि हिस्सा कितना है, तो ये 2021 के जो 53.5% है, 2036 में इसके बढ़ने का कितना अनुमान लगाया गया है, 61.4%। तो अभी ये 53.5% है और 2036 तक 61.4% बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। अगर जीवन प्रत्याशा लाइफ स्पैन की बात करें तो 69.1% है बिहार में। प्रति लाख आबादी पर अगर स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या बोले तो वह 12 है। और 10 करोड़ कोविड टीके कब बिहार में पूरे किए गए, तो दिसंबर 2021 में। अध्याय 12 की बात करते हैं, यह बाल विकास से संबंधित है और इसमें अगर WHO के अनुसार किशोरवय आबादी अगर बिहार में देखा जाए तो ये डिफाइन किया गया है 10 से 19 वर्ष। और बिहार में 2021 में किशोरवय आबादी कितना है, यह संख्या 2.44 करोड़ है। सबसे ज्यादा किस प्रमंडल में अगर है किशोरवय आबादी, तो तिरहुत प्रमंडल में है। और अगर सबसे कम की बात करें तो यह भागलपुर प्रमंडल में है। इसके बाद अगर बात करते हैं बिहार में किशोर और किशोरियों का प्रतिशत पूछा जाए तो ये 19.8% है। बिहार में अगर बाल बजट निर्माण की भी बहुत चर्चा होती है तो कब शुरू किया गया बिहार में सबसे पहले बाल बजट निर्माण की प्रक्रिया, तो यह शुरू किया गया 2013-14 में। अब समेकित बाल विकास जो योजना है सेवा है ICDS, यह बिहार के कितने जिलों में चल रहा है, यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये सभी जिलों में चल रहा है, ये बिहार के सभी 38 जिलों में चल रहा है। लास्ट अध्याय पे चलते हैं जो अध्याय 13 है, पर्यावरण जलवायु परिवर्तन एवं आपदा प्रबंधन। इसमें अगर देखा जाए कि 2020 में बिहार में औसत वर्षा कितनी हुई, तो औसत वर्षा की बात करेंगे तो ये 1385 मिलीमीटर हुई। जल जीवन हरियाली मिशन के तहत वर्ष 2020-21 में कितना पौधा लगाया गया, तो जो लक्ष्य था उससे ज्यादा लगाया गया। लक्ष्य था 2.51 करोड़ का और लगाया गया कितना, 3.92 करोड़।
एक स्वच्छ वायु डैशबोर्ड है, पूछा जा सकता है ये किस जिले से संबंधित है, तो बेसिकली ये पटना से संबंधित है। पटना में जो वायु प्रदूषण के जो बिखरे स्रोत है उसका पहचान कर और उससे निपटने के लिए जो योजना बनाना है, इसके लिए स्वच्छ वायु डैशबोर्ड की शुरुआत की गई है और ये पटना जिले पे फोकस्ड है। सबसे अधिक अगर वर्षा की बात किया जाए तो फर्स्ट नंबर में किशनगंज है, जहां पर सबसे अधिक वर्षा हुई है। कितनी हुई है? तो 2765 मिलीमीटर है। लेकिन सबसे अधिक तो हमेशा ही जानते हैं, अगर ये पूछा जाए कि किशनगंज के बाद द्वितीय नंबर पर सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ हुई है, तो सुपौल में हुई है 1953 मिलीमीटर। अगर सबसे कम की बात किया जाए तो बिहार में एक अरवल जिला है, वहां पे हुई है 769 मिलीमीटर। विगत 5 वर्षों, कब से कब तक, 2016-17 से लेकर 2020-21 तक, अगर बिहार में जीएसडीपी, जो कि जैसे मैंने एक वीडियो डाला है जो कि जीएसडीपी का टर्म समझाया मैंने आपको, भारत में जीडीपी और बिहार में जीएसडीपी होता है, उसमें वानिकी और एवं काष्ठ उत्पादन का लगभग कितना % योगदान है, तो ये है 1.5%। यानी कि वानिकी एवं काष्ठ उत्पादन जो है उसका योगदान जीएसडीपी में 1.5% का है। बिहार में कार्बन स्टॉक कितना है, तो ये है आपका 5.52 करोड़ टन, जो भारत का कितना % है, 0.8%। अब अगर बिहार में सर्वाधिक आग लगने की घटना अगर कहा जाए तो कहाँ देखने को मिली है इस बार, मुंगेर प्रमंडल में। अगर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, महावीर जैव विविधता पार्क बिहार के किस जिले में है, तो यह है आपके जमुई में। राज्य का अगर पहला रबर डैम कहा जाए तो वो कहाँ बना है, गया में। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु की जो मतलब किसी चैप्टर्स में नहीं डिस्कस हो पाया लेकिन इंपॉर्टेंट है, तो उसे भी एक बार देख लेते हैं। एक विहान ऐप है, किसके द्वारा बनाया गया है, कृषि विभाग द्वारा बनाया गया है। क्यों बनाया गया है, तो डिजिटल कृषक सेवा देने हेतु बनाया गया है विहान ऐप, याद रखिएगा। फिर भारत में जो कुल आबादी 2021 में भारत की कुल आबादी में कितने % बच्चे की आबादी है, तो 33% बच्चे हैं 100 में। अगर बिहार में देखा जाए तो ये भारत के औसत से अधिक है, कितना है, 42%। लाइफ स्पैन की हमने बात की थी कि औसत उम्र बिहार में 69.1 वर्ष है, लेकिन कभी कभी ये भी पूछता है कि महिलाओं का कितना है, पुरुषों का कितना है, या फिर महिलाओं का ज्यादा है या पुरुषों का ज्यादा है, तो ज्यादा है पुरुषों का। ये कितना है पुरुषों में, 69.4 वर्ष, जो कि औसत से अधिक है, और महिलाओं में औसत से कम है 68.7 वर्ष। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। फिर शिशु मृत्यु दर की बात करें तो बिहार में शिशु मृत्यु दर भारत से कम है, कितनी है बिहार में, 29 प्रति हजार है। और अगर भारत की बात किया जाए तो 30 प्रति हजार है। अगर संस्थागत प्रसव, जिसमें बिहार सरकार बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है, उसकी संख्या कितनी है, तो 16.47 लाख रुपए। इसी के साथ जो एक बिहार इकोनॉमिक सर्वे का फुल एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो को समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं आप सभी को पसंद आया होगा। अगर कोई डाउट्स हो इससे रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।